Hello, I am Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor of Geography. I welcome you all in this class of Geography. In this class, we teach Indian Geography. In this last video, detailed study Geological Structure of India, Part 1. Today, we will study the Geological Structure India, Part 2. पिछले अध्याय में हमने भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का पार्ट प्रथम पढ़ा था। आज हम भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का पार्ट द्वितीय पढ़ते हैं। उसके अंदर हमने भारत के अंदर पाई जाने वाली भूवैज्ञानिक संरचना में 4 महत्वपूर्ण प्रकार की जो चट्टानें थी, रॉक्स थी, उनका अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में कुछ जो हलचलें हुई हैं या भारत के अंदर जो प्राकृतिक जो हलचलें हैं, भू हलचलें हैं, विवर्तनिक हलचलें हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसमें पहली है अर्थक्यूब। भूकंप होता क्या है? भूकंप पृथ्वी में होने वाला अचानक कंपन है, जिसके उपरांत बहुत सारी जनधन, जनमाल प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा बड़ी हानि हो जाती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें कि जो विश्व की भूकंपीय पेटी है, उसकी जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, उसके अंदर इंडिया को शामिल किया गया है। एक्चुअली भूकंप आते वहाँ हैं जहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट चल रहा है, जहाँ पे विवर्तनिक घटनाएं अभी भी वर्तमान में चल रही हैं। तो भारत की भूकंपों की अगर हम चर्चा करें तो इसके अंदर सर्वाधिक जो विनाश वाले भूकंप हैं वो हिमालय के अंदर आते हैं, क्योंकि हिमालय के अंदर आज भी टेक्टोनिक मूवमेंट चल रहा है। जो यूरेशियन प्लेट है उससे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आज भी टकरा रही है। उसकी वजह से जो हलचल होती है उससे यहाँ पे भूकंप आने की संभावना है वो ज़्यादा है। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें कि नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो इसकी जो प्रभावशीलता है वो तुलनात्मक दृष्टि से उत्तर से दक्षिण भारत की ओर कम होती गई है भूकंप की, क्योंकि दक्षिण के अंदर कठोर पठारी भूगर्भिक संरचना है जो काफ़ी लंबे समय से उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसको कहते हैं कि वो पेंजिया का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और क्रेटेशियन काल में जो दरारी उद्भेदन हुआ था उसके उपरांत वो बना है। अगर हम प्राचीन चर्चा करें तो इसमें झारखंड में पूर्व में पश्चिम का जो क्षेत्र है, डालमा श्रेणी और जो धारवाड़ युग था उसके अंदर यहाँ भी क्रियाशील था, यहाँ भूकंप आए थे। इसके अलावा हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि आप देखोगे कर्नाटक का जो क्षेत्र है, कुडप्पा, बीजापुर, एमपी का ग्वालियर का क्षेत्र, प्रोटोजोइक कुडप्पा युग, और मलानी, जोधपुर, किराना, पंजाब तक का जो क्षेत्र रहा है वो विंध्याचल जो युग था, जब विंध्यन पर्वत का निर्माण हो रहा था, तो ये भी भूकंप का जोन था। अगर हम बड़े भूकंपों के बारे में चर्चा करें कि कहाँ इंडिया के अंदर उनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो है हिमालय का क्षेत्र। हिमालय के जो भाग हैं वहाँ पे अभी भी बड़े भूकंप आने की संभावना है, जहाँ पे पहले नहीं आए। देश के उसमें अगर हम देखें तो जहाँ पहले नहीं आए वहाँ उस प्रोसेस को हम भूकंपीय अंतराल कहते हैं, जहाँ पे लगभग पिछले 100 सालों से कोई भूकंप नहीं आया है। जैसे हम देखें कि कांगड़ा के अंदर 1905, बिहार के अंदर 1934, आसाम के अंदर 1950 में आए जो भूकंप थे उसके बीच भूकंपीय एक अंतराल था। उसके आधार पे हम 3 भागों में बांट सकते हैं: कश्मीर अंतराल, केंद्रीय अंतराल और असम अंतराल। कश्मीर अंतराल में हम देखें कि ये जो क्षेत्र है वो कांगड़ा भूकंप के स्थान से पश्चिम की ओर है, जबकि केंद्रीय जो अंतराल है वो कांगड़ा और बिहार भूकंपों के बीच का भाग है जो 700 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पे संभावना ये है कि निकट भविष्य में 2 बड़े भूकंप आने की संभावना है इस क्षेत्र के अंदर। तीसरा है असम अंतराल। 1897 से 1950 में आए 2 भूकंपों के बीच का ये भाग है इंडिया के अंदर। ये वो अंतराल हैं जिसके बीच बीच में क्या है, भूकंप है जो आए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि भारत के अंदर जो भूकंप के जो जोन हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं,
तो जोन के आधार पे भारत को क्षेत्र 5, क्षेत्र 4, क्षेत्र सेकंड के अंदर डिवाइड किया है, अर्थात 4 भागों में बांटा है। यानी बिल्कुल ऐसा क्षेत्र नंबर 1 यहाँ पे नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडिया जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कि जहाँ कभी भूकंप आए ही नहीं। यानी भूकंप आने की बारंबारता के आधार पे या उसकी प्रबलता के आधार पर जो हिमालय का जो क्षेत्र आपको यहाँ से ये नज़र आ रहा है कश्मीर वाला, और उसके साथ में ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है, ये भूकंप जोन 5 के अंतर्गत है, जहाँ पे ये संभावना है कि प्रबल भूकंप आ सकते हैं, बहुत अधिक भूकंप है जो यहाँ आ सकते हैं। ये हिमालय के आसपास का क्षेत्र है पूरा का पूरा ये। इसके साथ यहाँ पे प्लेट विवर्तनिक मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि भारतीय प्लेट का टकराव है जो यूरेशियन प्लेट से हो रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसमें हम देखें कि यही शाखा नीचे यहाँ पे माम्यार तक चली गई है भूकंप जोन 5 की। उसके अलावा ये दिल्ली के आसपास का जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये भूकंप जोन 4 है। यहाँ पे इससे थोड़ी सी कम संभावना है कि भूकंप उससे थोड़े कम, बाकी है तो भूकंप 4 भी खतरनाक है, पर इसे थोड़ा मध्यम की जोन ऑफ मीडियम इंटेंसिटी का कहते हैं, कि उससे थोड़ा सा कम। अगर हम देखें कि प्रायद्वीप भारत का जो पार्ट है भूकंप जोन 2 है, महाराष्ट्र का पार्ट 3 है, आंध्रा वाला पार्ट 2 है। ये वो क्षेत्र है जहां भूकंप की संभावना बजाय हिमालय और उससे नीचे वाले पार्ट से कम है, क्योंकि ये एक दृढ़ भूकंप है। दृढ़ भूखंड होने की वजह से क्या है, भूकंप का प्रभाव यहाँ कम है, अतः इसे बिल्कुल न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी जोन घोषित किया गया है भारतीय जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने। फिर भी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कच्छ में, कोयना में 1967 और लातूर 1993 के जो भूकंप हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि चाहे भले ये प्रभावित क्षेत्र कम हो, यहाँ पे संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ बड़े भूकंप आ सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से प्रायद्वीप जो भारत है स्थिर नहीं है पूर्णतः। तो ये भारत के भूकंप क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम देखें कि ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली 2 प्लेट है, एक भारी और एक हल्की प्लेट। तो जो भारी प्लेट के नीचे सबडिशन करती है हल्की प्लेट, उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है, जो मटेरियल नीचे जाता है वो बाहर निकल के बाहर की परत को तोड़ के बाहर आता है। इट मीन्स वोल्केनो, वो वोल्केनो है। और जो ज्वालामुखी की क्रिया है वो वोल्केनोसिटी के नाम से जानी जाती है। तो भारत के अंदर क्रेटेशियन काल में दक्षिणी का जो पठार है वहाँ पे इस प्रकार का दरारी उद्भेदन हुआ था ज्वालामुखी का, और उस लावा के ऊपर निकलने से, उसके धीरे धीरे ठंडा होने से दक्षिण भारत का पठार बना है। इसके अलावा हम देखें कि यहाँ पे धारवाड़ युग की जो चट्टानें हैं झारखंड के अंदर, वहाँ पे भी ज्वालामुखी के प्रमाण हैं। इसके अलावा कुडप्पा में भी है, विंध्याचल श्रेणी के अंदर भी ज्वालामुखी के प्रमाण हैं, पीर पंजाल श्रेणी में भी हैं, झारखंड के राजमहल और अबोर जो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी क्रेटेशियन ज्वालामुखी उद्गार के बड़ी मात्रा में प्रमाण हैं, उन वहाँ पे उद्गार हुआ था। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो भारत का जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, उसके पास बैरन द्वीप पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके पास ही नारकोंडम है, जहाँ पे हम देखें कि 1803 में नारकोंडम में 100 वर्षों बाद 9 जून 2005 को ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। एक्चुअली नारकोंडम जो है पोर्ट ब्लेयर से 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। जो भूवैज्ञानिक हैं उनका मानना ये है कि भारत में जो बैरन द्वीप है उसके अतिरिक्त और कम संभावना है जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हो कभी, क्योंकि यहाँ पे बैरन द्वीप के अंदर अभी भी बैनी ऑफ हॉप जोन है, उसकी वजह से ज्वालामुखी प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें कि हॉट स्प्रिंग, उष्ण जल के स्रोत। उष्ण जल के स्रोत इंडिया में अगर देखें हम तो आग्नेय और कायांतरित जो चट्टान है उसके अंदर मिलते हैं।
अर्थात जहाँ पे नीचे भूगर्भिक हलचल हो रही हो, अगर उसके ऊपर होके पानी बहेगा और वो किसी झरने का रूप लेगा तो वो क्या होगा, गर्म होगा, उसे हम उष्ण जल स्रोत कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर में जो पूगा घाटी है, वहाँ पे उसके अंदर गंधक और सुहाग निकलता है पानी में। लद्दाख में हम देखें तो कश्मीर घाटी में ये उष्ण जल स्रोत है। इसके अलावा हिमाचल में, कुल्लू में, कांगड़ा में, यहाँ पे भी उष्ण जल के स्रोत हैं। हम राजस्थान में देखें तो अलवर का ताल ब्रिज और जयपुर का नारायणी स्रोत है जो प्रसिद्ध है। ये उन चट्टानों से पानी निकल रहा है जहाँ पे नीचे भूगर्भिक हलचल हो रही है, विवर्तनिक हलचल हो रही है और उससे गर्मी पैदा हो रही है। उस गर्मी की वजह से ये पानी है जो हॉट हो गया है और ये जल के स्रोत हैं जो हॉट स्प्रिंग जल स्रोत बन गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जल के प्रपात, जल का प्रपात भी जल उष्ण जल स्रोत के जैसा ही एक प्रोसेस है। जल प्रपात के अंदर क्या है, जैसे अंदर धरातल के अंदर पानी बह रहा होता है, अगर वो धरातल वहाँ से नीचा हो जाए, वहाँ से उसका स्रोत को निकलने की स्थान मिल जाए और दूसरा भाग अगर नीचा धंसा हो तो वहाँ पे जो पानी गिरेगा वो एक्चुअली क्या है, प्रपात हो जाएगा। तो भारत के जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात हैं। उसमें शरावती नदी का जोग या गरसोपा जो प्रपात है 253 मीटर ऊंचा है। महाराष्ट्र कर्नाटक का जो बॉर्डर है उसमें कर्नाटक का जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बना हुआ है और ये देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग या गरसोपा। इसके अलावा कर्नाटक में ही कावेरी नदी पे शिव समुद्रम है जो 100 मीटर ऊंचा जलप्रपात है और ये देश का दूसरा बड़ा जलप्रपात है। इसके अलावा हम देखें कि गोकक प्रपात घाट प्रभा नदी कर्नाटका में, महाबलेश्वर में पेन्ना प्रपात चूलिया चंबल के अंदर है, नर्मदा का धुआंधार प्रपात जबलपुर के पास है। ये कई अन्य जलप्रपात हैं। इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारे जलप्रपात हैं जो पाए जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, मिजोरम, इनके अंदर भी कई सारे जलप्रपात हैं जो पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो भूगर्भिक संरचना में हम चर्चा करें कि भूकंप देख लिया हमने, ज्वालामुखी क्रियाएं देख ली, भारत के अंदर जल उष्ण जल के स्रोत हैं, वाटरफॉल्स हैं। अब हम देखें कि आइस एज इन इंडिया कि जब पृथ्वी के ऊपर जो हिमयुग आए थे उनमें से भारत के अंदर कहाँ कहाँ प्रमाण है। तो हम देखें कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में आए हिमयुगों के क्रम में भारतीय भूगर्भिक इतिहास में भी हिमयुगों के प्रमाण हैं। अर्थात जब पृथ्वी के ऊपर हिमयुग आए थे, 4 हिमयुग आए थे, उसमें इंडिया के अंदर भी हिमयुग उस समय शामिल था, यानी वो हिमयुगों का जो प्रभाव था वो भारत के ऊपर भी रहा। उसमें हम नंबर 1 देखें कि धारवाड़ हिमयुग, इसके साक्ष्य जो हैं दक्षिण भारत का जो काल दुर्ग है उसके पास कॉन्ग्लोमेरेट चट्टान है उसमें मिलता है। यहाँ पे हिम आवरण के चिन्ह मिले हैं साउथ इंडिया के अंदर काल दुर्ग में कि यहाँ पे उस समय हिमयुग रहा था। दूसरा देखें हम तो गोंडवाना हिमयुग, गोंडवाना जो हिमयुग था इस युग के प्रमाण जो है वर्तमान में जो उड़ीसा है उसकी जो गोंडवाना युगीन तलछर श्रेणी की जो रॉक्स है वहाँ पे मिले हैं, जहाँ तत्कालीन समय की जो हिमानियों द्वारा एकमात्र शिलाखंड यहाँ पाए गए हैं। यद्यपि जो गोंडवाना काल के हिमयुग हैं उसके प्रमाण शिमला, हजारा और सोल्ट रेंज में भी मिले हैं कि वहाँ पे भी इस प्रकार के अवशेष हैं कि गोंडवाना हिमयुग रहा था। सबसे जो लेटेस्ट और बाद का हिमयुग है वो है प्लीस्टोसिन हिमयुग। यह भारतीय भूगर्भिक इतिहास का प्रमुख हिमयुग माना जाता है। हिमालय पर्वत की हिमानियों का विस्तार इस दौरान काफ़ी नीचे तक हो गया था, अर्थात हिमालय के अंदर जो हिमानियाँ हैं वो बहुत नीचे तक बढ़ के आ गई थी इस हिमयुग में। कौन से में? प्लीस्टोसिन काल के हिमयुग में। ऐसा माना जाता है कि प्लीस्टोसिन हिमकाल में हिमानियों का विस्तार कश्मीर में 2700 मीटर और 900 मीटर की ऊंचाई तक हुआ था।
अर्थात इतनी हाइट पे ही आज एवरेस्ट की हाइट हम देखें कि 8,848 मीटर है, एवरेजन हिमालय 6,000 मीटर ऊंचा है, लेकिन 900 मीटर की हाइट के ऊपर भी हिमानी बन गई थी। यहाँ पे हिमोड जमाव के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ वर्तमान में कोई हिमानी नहीं है। तो ये 3 जो धारवाड़, गोंडवाना, प्लीस्टोसिन हिमयुग के प्रमाण हैं भारत के अंदर, ये बताते हैं कि आइस एज इन इंडिया इस समय भारत के अंदर इन क्षेत्रों में ये हिमयुग हुए थे। इस प्रकार ये 2 वीडियो के अंदर आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाला पार्ट ख़त्म होता है, जिसमें आज हमने भूकंप, ज्वालामुखी, उष्ण जल स्रोत, जलप्रपात और भारत में हिमयुग की डिटेल से चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।